हेलो एंड वेलकम टू द न्यू लर्निंग क्लास। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको क्लास 9th में ही बताया जाता है, फिर से आपको क्लास 11th में कुछ कॉन्सेप्ट मिलते हैं और क्लास 11th और 12th से ही जो चीज़ें सिलेबस में रहती है वही चीज़ें नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग ब्लड पढ़ रहे हैं तो ब्लड को इतने अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ने वाले हैं जिससे कि हम लोग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चन को ईजिली हम लोग कर पाएँ। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो देखना अगर स्टार्ट कर दिए हैं तो प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठे। जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स दिए जा रहे हैं आप उन नोट्स को अच्छे से कॉपी में लिखते चले ताकि रिवीजन के टाइम आपको वो हेल्प करे और आप क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। क्लियर? तो शुरू करते हैं। ब्लड क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग उसको जानेंगे कि ब्लड क्या होता है, क्या फंक्शंस होता है, क्या कंपोजिशन होता है ब्लड का। इन सारी चीज़ों को इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। ब्लड क्या होता है, तो ब्लड एक मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें एक मोबिलिटी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है और ये एक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है, फ्लूइड नेचर का होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये देखने में लाल रंग का दिखता है, इट अपीयर रेड इन कलर और जनरली इन ह्यूमंस बीइंग ये 5 से 5.5 लीटर में ये पाया जाता है। जो इसका क्वांटिटी होता है वो 5 से 5.5 लीटर तक होता है। इसका पीएच देखा जाए, पीएच ये बताता है कि वेदर द कंटेंट इज एसिड और बेस। अगर एसिड होता है कोई भी कंटेंट तो उसका पीएच 7 से नीचे होता है और बेस होता है तो उसका पीएच 7 से लेके 14 पीएच तक होता है। पीएच स्केल 1 to 14 पे मेजर किया जाता है और इसका पीएच 7.4 है। तो ये बताता है कि ब्लड कैसा है, अल्कालीन इन नेचर है। कैसा है, अल्कालीन है नेचर में। अल्कालीन मतलब हो जाता है कि ये बेसिक नेचर में है। कैसा है, बेसिक नेचर में पाया जाता है। ठीक है, और क्या कंपोजिशन होता है ब्लड का, तो जनरली ब्लड प्लाज्मा और कॉर्पसेल्स से मिलकर बने रहते हैं। प्लाज्मा एक लिक्विड कंटेंट होता है और कॉर्पसेल्स होते हैं जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम लोग कॉर्पसेल्स बोलते हैं। जैसे कि बालू की जो कणिका होती हैं तो उस कणिका के शेप में इसी फ्लूइड में कुछ चीज़ें फ्लो करती रहती हैं जिनको हम लोग कॉर्पसेल्स कहते हैं। ठीक है, कॉर्पसेल्स मीन्स होता है माइन्यूट पार्टिकल्स। हिंदी में कहा जाए तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कणिका बोलते हैं। ठीक है, क्या फंक्शंस होता है, अगर फंक्शंस की बात करी जाए तो फंक्शन जनरली ट्रांसपोर्ट कराता है किसका, न्यूट्रिएंट्स का। हम जानते हैं जो भी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कुछ जगहों पे फूड बनते हैं और कुछ जगहों पे वो फूड को लेके जाया जाता है ताकि वो अपने कामों को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो ये जो फूड जहाँ बनते हैं और फिर से इनकी जहाँ ज़रूरत होती है उन ज़रूरत के जगहों पे पहुँचाने का काम इन्हीं ब्लड्स का होता है, जो क्या करते हैं, फूड को या फिर अदर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं अलग अलग पार्ट्स पे जहाँ जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ जो रिस्पायरेटरी गैसेस होती हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। रिस्पायरेटरी गैसेस कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन। जनरली जब हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन हम लोग जो अंदर ले रहे हैं तो ये तो हमारे लंग्स में आ रही है, लंग्स में भी कहाँ आ रही है, एल्वेली में आ रही है। तो उन एल्वेली से वो हर एक सेल तक कैसे पहुँचती है, तो ये ब्लड के थ्रू पहुँचती है। क्लियर? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, अभी बताया ऑक्सीजन आपका कहाँ से आता है, एटमॉस्फेयर से आता है। और वो कहाँ पे आता है, एटमॉस्फेयर से हम लोग अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम से उसको ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं एल्वेली में और फिर से उसको ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर से ही आता है, बट कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आपके बनते हैं हर एक सेल में जहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। C6H12O6 ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हर एक सेल में रिलीज होता है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस से ब्लड हर एक सेल से इकट्ठा करके लाता है और लंग्स के पास रिलीज कर देता है। फिर से वही लंग्स एक्सहेलेशन में उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करता है। क्लियर? तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना ब्लड का रोल कैसे रिस्पायरेटरी गैस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है
ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स को। कैसे हार्मोन्स को? जो हार्मोन्स आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिसमें आपके डक्ट्स नहीं रहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। कैसे ग्लैंड होते हैं बच्चों? डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। डक्टलेस ग्लैंड कहने का मतलब ये होता है कि उनमें कोई डक्ट नहीं होता है, कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। वो डायरेक्ट अपने सिक्रीशंस को, इन ग्लैंड्स में जो सिक्रीशन होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। और ये डायरेक्ट अपने हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज कर देते हैं और फिर से उन हार्मोन्स की जहाँ ज़रूरत होती है उनको ब्लड के थ्रू वहाँ पे भेजा जाता है। क्लियर? तो बेसिकली ब्लड क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होता है, हम लोग समझ गए। अभी हम लोग ने यहाँ पे जिक्र किया है ब्लड कंपोज्ड होता है किससे? प्लाज्मा से और कॉर्पस्कल से। अब ये प्लाज्मा होता क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं? सेरम भी कहते हैं। सेरम क्यों कहते हैं ये मैं बता रहा हूँ। प्लाज्मा में कुछ आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। अगर उन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए तो जो बचता है उसी को हम लोग सेरम कहते हैं। अभी कोविड-19 जब था तो वहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी हो रही थी, सेरम थेरेपी हो रही थी। तो वही प्लाज्मा क्या है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर? देखिए, प्लाज्मा भी एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ब्लड का। ब्लड में जो फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है वो प्लाज्मा होता है। उन फ्लूइड स्ट्रक्चर में जो प्रेजेंट माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्पस्कल्स होते हैं। तो ये क्या है? फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ब्लड का। और ब्लड के टोटल हिस्से में से 55 से लेके 60% आपका क्या होता है? ब्लड होता है, प्लाज्मा होता है। ब्लड का 55 से लेके 60% जो कंटेंट होता है ब्लड का वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और उन 55 से 60% में भी जो 90 से 92% जो चीज़ें रहती हैं वो क्या रहती हैं? वाटर रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये सारे जो भी यहाँ पे लिखा गया है, जो भी मैं बता रहा हूँ, इन सारे पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। तो हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो एक भी सेकेंड अगर आप स्किप कर रहे हैं तो आप एक कॉन्सेप्ट मिस कर देंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। क्लियर? ब्लड का 55 to 60% हिस्सा क्या रहता है? प्लाज्मा रहता है। ठीक है, उस प्लाज्मा से भी 90 से 92% प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर होता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्लाज्मा का 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। और फिर से जो प्लाज्मा में बच जाता है 10%, 10 या 8%, वो क्या होता है? उसमें से 6 से 8% प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं। इन प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होता है। और वो क्या रोल्स होता है ध्यान से सुनिए, पहले देख लीजिए वो प्रोटीन्स हैं क्या। मेनली आपके 3 प्रोटीन होते हैं, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक है, 3 प्रोटीन होते हैं, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। अब क्या रोल होता है? तो ग्लोबुलिन और अल्ब्यूमिन वाटर को रोक के रखते हैं ब्लड में। ठीक है, जिसके वजह से प्लाज्मा का जो कंटेंट होता है वो 90 से 92% वाटर वाला होता है। ठीक है, तो अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का ये काम होता है कि वो वाटर को रिटेन करते हैं ब्लड में। साथ ही साथ जो ग्लोबिन होता है, कुछ ग्लोबिन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही स्पेशल्स होते हैं और वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं और वो एक तरीके से एंटीबॉडी की तरह एक्ट करते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबिन। सर्टेन ग्लोबिन कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन एक्ट एज अ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की तरह कुछ ग्लोबिन काम करते हैं और जो ग्लोबिन एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबिन। एंटीबॉडी क्या होता है? तो एंटीबॉडी आपके जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में इन्वेड करते हैं और हमें डिजीज कॉज करते हैं, उनसे लड़ने वाले मशीनरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। उनसे लड़ने वाले मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। तो प्लाज्मा में पाए जाने वाले अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन में जो ग्लोबिन होता है वो उन फॉरेन पार्टिकल से लड़ता है, और उन फॉरेन पार्टिकल से लड़ता है तो इसका कुछ स्ट्रक्चर भी अलग तरीके का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबिन, जो कि एंटीबॉडी की तरह काम करता है। नेक्स्ट देखा जाए तो 6 से 8% आपका प्रोटीन हो गया, 90 से 92% आपका क्या हो गया? वाटर हो गया।
और प्लाज्मा में कुछ और भी मिनरल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, जो कौन कौन से होते हैं? सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है और क्लोराइड आयन होता है, जिसमें कैल्शियम जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एक चीज और होता है प्लाज्मा में, वो क्या होता है? प्रोथ्रम्बिन। क्या होता है बच्चों? प्रोथ्रम्बिन। ये प्रोथ्रम्बिन क्या होता है? प्रोथ्रम्बिन ये जो फाइब्रिनोजेन होता है ये सॉल्यूबल स्टेट में प्रेजेंट रहता है। किस स्टेट में प्रेजेंट रहता है? सॉल्यूबल स्टेट में फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट रहता है, फाइब्रिनोजेन। इस सॉल्यूबल स्टेट को इनसॉल्यूबल स्टेट में कन्वर्ट करने का काम किसका रहता है? प्रोथ्रम्बिन का। प्रोथ्रम्बिन कन्वर्ट्स सॉल्यूबल फाइब्रिनोजेन इनटू इनसॉल्यूबल फाइब्रिनोजेन। ठीक है, आई होप कि आपको प्लाज्मा क्या होता है काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखा जाए इसके फंक्शन क्या हैं, तो इसका फंक्शन भी ट्रांसपोर्ट का होता है। ठीक है, ब्लड का टोटल फंक्शन ही ट्रांसपोर्ट का होता है, तो जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं इसी फ्लूइड मैट्रिक्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो प्लाज्मा का भी क्या रोल होता है? ट्रांसपोर्ट का रोल होता है। साथ ही साथ ये ब्लड को लॉस होने से बचाता है। ब्लड को लॉस होने से कैसे बचाता है? जैसे ही हमको कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड लगते हैं रिलीज होने, लगातार ब्लड रिलीज होता रहेगा। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होता है तो ब्लड क्लॉट कैसे होता है? तो ब्लड क्लॉट प्लाज्मा में प्रेजेंट जो प्रोटीन होते हैं फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रम्बिन, ये जो प्रोटीन होते हैं यही क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट कराते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा का रोल क्या होता है? ब्लड लॉस को रोकने का। क्लियर? और एक और भी रोल होता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करता है? प्लाज्मा में ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं जो कि इम्यूनोग्लोबिन कहलाते हैं, और वो एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं और फॉरेन पार्टिकल को मारते हैं और हमें किसी भी डिजीज कंडीशन में आने से बचाते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो ग्लोबिन है यही नहीं काम करता है, अभी हम लोग जो कॉर्पसेल्स पढ़ेंगे तो कॉर्पसेल्स में जो WBC है उसका भी बहुत अहम रोल होता है हमें डिजीज कंडीशन से बचाने में। क्लियर? तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ हम लोग प्लाज्मा पढ़ लिए और ब्लड का दो कंपोजिशन है, एक प्लाज्मा होता है, एक कॉर्पसेल्स होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कॉर्पसेल्स। कॉर्पसेल्स मैं बता चुका हूँ। कॉर्पसेल्स क्या होता है? कॉर्पसेल्स जो छोटे छोटे कणिकाएं होती हैं, जो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो इस फ्लूइड प्लाज्मा में मूव करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पसेल्स। और ये कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। क्लियर? अब RBC और WBC और प्लेटलेट्स क्या होता है, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इनका लाइफ टाइम है और कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे अब हम लोग शुरू कर रहेंगे RBC। RBC क्या होता है? RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है बच्चों? रेड ब्लड सेल्स, या फिर इसको हम लोग कॉर्पसेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इन रेड ब्लड सेल्स को और क्या कहते हैं? तो इन रेड ब्लड सेल्स को हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं। नाम याद रखे रहिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है तो भूलने ना पाए, आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। रेड ब्लड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। और हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा नंबर में क्या पाया जाता है? इरिथ्रोसाइट ही पाया जाता है, और इसका नंबर क्या होता है? 5 से 5.5 मिलियन। मिलियन के क्या मतलब हो गया? ये आपका 100 हो गया, ये 1000 हो गया, तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, और ये आपका 5 मिलियन हम लोग इसे कहते हैं। क्लियर? 5 मिलियन रहता है कितना? मोस्ट अबेंडेंट 5.5 मिलियन होता है। कितने में? अगर 1 माइक्रोलीटर ब्लड आप ले रहे हैं, 1 माइक्रोलीटर ब्लड ले रहे हैं, तो 1 माइक्रोलीटर ब्लड में आपका RBC का नंबर लगभग 5 लाख से लेके 5.5 लाख तक के क्वांटिटी में पाया जाता है। क्लियर? तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 1 माइक्रोलीटर ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन ऑफ RBC काउंट्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो RBC होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, और जो RBC का स्ट्रक्चर होता है वो बाइकॉन्केव होता है। बाइकॉन्केव मीन्स इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, RBC का स्ट्रक्चर बाइकॉन्केव होता है। अगर आप लोग
कॉनकेव मिरर देखे होंगे, कॉनकेव मिरर में कर्व रहता है, तो इस तरीके का कर्व इधर भी रहता है और इधर भी रहता है। फिर से एक पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए तो आपका बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। तो आरबीसी का स्ट्रक्चर बाइकॉनकेव होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी क्या बोला है, रेड ब्लड सेल, और सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, बट आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। इनको क्या बोलते हैं, इन्यूक्लिएटेड होता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन आरबीसी में कैमल का अगर आरबीसी देखा जाए, ऊंट का, तो कैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस भी रहता है और इसका शेप बाइकॉनकेव नहीं होकर ओवल शेप होता है। ठीक है, अंडे के आकार का शेप होता है किसका, आरबीसी का। किसमें, कैमल में। ध्यान से एकदम इस बात को एकदम पॉइंट करके देखिएगा। कई बार एक्सेप्शन में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आरबीसी, कैमल के आरबीसी में भी न्यूक्लियस होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो कैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस बिल्कुल से होते हैं और उनके आरबीसी का शेप क्या होता है, ओवल होता है। क्लियर। अगर हम लोग आगे देखें, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, न्यूक्लिएटेड काफ़ी छोटा होगा बट ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लिएटेड आरबीसी इन कैमल। क्लियर। और उसका शेप क्या होगा, ओवल शेप होगा। क्लियर। अब देखिए आरबीसी का कितना नंबर होता है ब्लड में, 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन होता है। बट अगर ये आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसीथेमिया। क्या बोलते हैं, अगर आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है ब्लड में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसीथेमिया। आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसीथेमिया। याद रखे रहिएगा। और आरबीसी का नंबर कम हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसिटोमिया, इरिथ्रोसिटोपेनिया बोलते हैं। कब, जब आरबीसी का नंबर कम हो जाता है नॉर्मल लेवल से। क्लियर। इरिथ्रोसिटोपेनिया किसको बोलते हैं, जब आरबीसी का नंबर कम हो जाता है। और पॉलीसीथेमिया कब बोलते हैं, जब आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, जब आरबीसी का नंबर कम हो जाता है तो आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन का भी मात्रा कम होने लगता है। तो जब आरबीसी का नंबर कम होता है तो ये ऑक्सीजन शॉर्टेज करता है, किसमें, ब्लड में। और जब ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है तो वो तुरंत एक हार्मोन किडनी सेल से एक हार्मोन को रिलीज कराता है। उस हार्मोन का नाम क्या है, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। याद रखिए रहिएगा। जब आरबीसी का नंबर कम होता है तो ऑक्सीजन का शॉर्टेज होने लगता है ब्लड में, और जब ऑक्सीजन का शॉर्टेज होने लगता है तो तुरंत किडनी सेल से एक हार्मोन स्टिमुलेट होता है और उस हार्मोन का नाम क्या है, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज होता है और ये इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्या करता है, बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि और आरबीसी के नंबर को बढ़ाओ। ठीक है। तो इरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट बोन मैरो टू इंक्रीज द आरबीसी काउंट्स। आरबीसी काउंट्स कौन बढ़ाता है, बोन मैरो। और कब बढ़ाता है, जब आरबीसी का नंबर कम होता है तो किडनी सेल को स्टिमुलेट किया जाता है कि तुम इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज करो, और जब वो इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज करता है तब जाके आपका बोन मैरो आरबीसी के नंबर को बढ़ाने लगता है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, आरबीसी कहाँ बनता है, आरबीसी हमारे बॉडी में बोन मैरो में बनता है। बट जो छोटे बच्चे होते हैं, जो फोएटस होते हैं, जो अभी बहुत न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनका बोन मैरो बहुत ही अच्छे से नहीं डेवलप हुआ रहता है। बोन मैरो जानते हैं ना क्या होता है, जब आप लोग चिकन उकन खाते हैं या मटन खाते हैं तो मटन का जो बोन होता है, चिकन का जो बोन होता है, तो उस बोन में देखिएगा कि एक अंदर से, जैसे ये मान लीजिए बोन है। क्लियर। इस बोन में देखेंगे आप अंदर लाल लाल कुछ दिखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोन मैरो। क्लियर। वहाँ पे क्या बनता है, आरबीसी बनता है, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। बट जो अभी नवजात बच्चे हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, उनमें भी आरबीसी उनको भी जरूरी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो उनको भी रिक्वायर होता है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट उसमें भी होता है। बट उसमें बोन मैरो नहीं होता है, तो उसमें आरबीसी का सिंथेसिस कहाँ होता है, लीवर में होता है। और स्टमक के पास एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। यहाँ पे मैं कहीं लिखा होगा, उसको स्प्लीन बोलते हैं। स्प्लीन में और लीवर में सिंथेसिस होता है आरबीसी, किसमें, न्यूबॉर्न बेबी में। तो यहाँ देखिए फॉर्मेशन कहाँ होता है ब्लड का, आरबीसी का, बोन मैरो में। एडल्ट जो होते हैं उनमें बोन मैरो में सिंथेसिस होता है, और जो चाइल्ड होते हैं उनमें लीवर और स्प्लीन में आरबीसी बनता है। क्लियर।
और देखिए ब्लड में एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का कई बार पूछ देता है कितने क्वांटिटी में ब्लड में हेमोग्लोबिन होना चाहिए, तो नॉर्मली 12 to 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होना चाहिए। अदरवाइज जब हेमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उस समय ऑक्सीजन कैरी करना मुश्किल होता है और उस समय ब्लड काउंट भी कम होने लगते हैं और ये होता है कि अनीमिया का आदमी शिकार हो जाता है। ठीक है, आयरन की कमी होने लगती है। क्यों आयरन की कमी होने लगती है? क्योंकि हेमोग्लोबिन क्या होता है, एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं और इसका नंबर कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम होना चाहिए। 12 to 16 ग्राम क्वांटिटी में ब्लड में नॉर्मली हेमोग्लोबिन का होना जरूरी होता है। अब आरबीसी बनता है आपका एडल्ट में बोन मैरो में, चाइल्ड में लीवर और स्प्लीन में। अब ये बनता है और इसका लाइफ टाइम क्या होता है, इसका लाइफ टाइम होता है 120 डेज, लगभग 4 महीने। ठीक है, 4 महीने इसका लाइफ टाइम होता है और जैसे ये 4 महीने कंप्लीट होता है तो ये आरबीसी डेड होने लगते हैं और डेड होने के बाद ये कहाँ पे चले जाते हैं, स्प्लीन में चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं बच्चों, स्प्लीन में चले जाते हैं। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मीन्स क्या होता है, ग्रेवयार्ड मीन्स क्या होता है, कब्रिस्तान। तो खून का कब्रिस्तान कह सकते हैं, काफी डरावना नाम है। खून का कब्रिस्तान किसे कहेंगे हम लोग, स्प्लीन को। स्प्लीन कहाँ होता है, स्टमक के पास पाया जाने वाला स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं व्हाइट ब्लड सेल WBC। ठीक है, तो मैं थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या होता है WBC, क्या होता है प्लेटलेट्स। और आज हम लोग पूरे वीडियो में हम लोग समझ लेंगे कि ब्लड के जो प्लाज्मा है पार्ट है वो क्या है और जो ब्लड का कॉर्पसेल्स पार्ट है वो क्या है। और अपकमिंग वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये ब्लड कैसे फ्लो होता है, इनको फ्लो करने के लिए क्या वस्कुलर सिस्टम बॉडी में पाई जाती है, इसको हम लोग देखेंगे। क्लियर, तो मैं बोर्ड क्लीन करके आपको फिर से WBC के बारे में बताता हूँ, WBC क्या होता है। क्लियर, वेल स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने आरबीसी पढ़ा था और वहाँ हम लोगों ने ये सीखा था कि आरबीसी क्या होता है, आरबीसी का न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है। जनरली हम लोगों ने देखा था कि आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, बट कैमल में न्यूक्लिएटेड आरबीसी देखने को मिलता है। बोन मैरो में आरबीसी बनता है, ये पढ़ा था और पढ़ा था कि इसका लाइफ स्पेन 120 डेज होते हैं। बट आरबीसी के जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, ये हम लोगों ने वहाँ पे नहीं देखा था। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, इरिथ्रोपोएसिस। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, इरिथ्रोपोएसिस। याद रखे रहिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया है। द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोएसिस। कहाँ बनता है, तो एडल्ट में बोन मैरो में बनता है और जो चाइल्ड होते हैं, जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, उनमें लीवर और स्प्लीन में बनता है। क्लियर, अब हम लोग आगे मूव करेंगे किस पे, WBC पे। WBC क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है। जनरली कार्पसेल्स आपके 3 पार्ट्स में बटे रहते हैं, आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो हम लोग WBC को देखने वाले हैं। WBC क्या होता है, WBC स्टैंड्स फॉर वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और सेल कह सकते हैं। क्लियर, इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसे हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम पे भी जाने जाते हैं। आरबीसी इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। ये कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है। वाइट इज कलरलेस बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिकॉज इट लैक्स हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या करता है, हेमोग्लोबिन ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कराता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन कैरी करने में भी हेल्प करता है। तो WBC कैसा होता है, कलरलेस होता है। इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है और ये इसका नंबर कितना होता है, तो ये 6000 से लेके 8000 पर माइक्रोलीटर ब्लड में पाया जाता है। क्लियर, ये नंबर आपको याद करना जरूरी है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो WBC कितने नंबर में पाए जाते हैं, 6000 to 8000 प्लेटलेट WBC होते हैं
पर माइक्रोलीटर इन ब्लड। ठीक है, माइक्रोलीटर को आप लोग मिलीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, तो इसका जो लाइफ टाइम होता है वो लगभग 10 से 12 घंटे के लिए होता है। ये काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इनका लाइफ टाइम काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू आरबीसी। नेक्स्ट देखिए, अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है ब्लड में तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अगर डब्ल्यूबीसी का ब्लड में नंबर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और ये नंबर कब बढ़ता है? जब बहुत सारे बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करते हैं, तो उन बैक्टीरिया के आ जाने से हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी के नंबर बढ़ जाते हैं, जो कि उन बैक्टीरिया से, उन फॉरेन ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं। तो उस समय जो डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। और डब्ल्यूबीसी का नंबर अगर कम हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ल्यूकोपेनिया। याद रख रहिएगा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जो ल्यूकोसाइट होता है वो फर्दर 2 पार्ट्स में बढ़ जाते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग ग्रेनुलोसाइट, एक को बोलते हैं हम लोग ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट हम लोग किसको बोलते हैं? साइट मीन्स होता है सेल, ग्रेन्यूल मीन्स होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो जिस सेल में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेनुलोसाइट। और कैसे सेल्स? वाइट ब्लड सेल्स। जिन वाइट ब्लड सेल्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं उनको हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, और जिनमें वो छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक ग्रेनुलोसाइट। और जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी नॉर्मल न्यूक्लियस नहीं होता है, वो लोब्ड न्यूक्लियस होता है। लोब्ड मीन्स होता है थोड़ा सा फोल्डेड होता है। क्लियर। तो देखते हैं उन फोल्डेड न्यूक्लियस की वजह से ये जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं वो फर्दर 3 पार्ट्स में बढ़ जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? और ये जो ग्रेनुलोसाइट 3 पार्ट में बढ़ते हैं, इनके भी फंक्शन अलग अलग होते हैं और ये अलग अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं डब्ल्यूबीसी में। तो इसमें देखने को मिलता है इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट में क्या क्या होते हैं? ग्रेनुलोसाइट 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या वो होती हैं? इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इसेनोफिल्स क्या होता है? इसेनोफिल्स में जो न्यूक्लियस होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं, 2 ही फोल्डिंग हुई रहती है न्यूक्लियस की। ठीक है, ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है और ये जनरली 2 से 3% प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी में 2 to 3% क्या होता है? इसेनोफिल्स होता है, जो किसका पार्ट है? ग्रेनुलोसाइट का पार्ट होता है। और ये एलर्जिक रिएक्शन में प्रोड्यूस होते रहते हैं। एलर्जिक रिएक्शन में ये इनका रोल देखा जाता है। जब भी किसी चीज़ से हम लोग को एलर्जी होता है तो वहाँ पे डब्ल्यूबीसी से ये जो ग्रेनुलोसाइट का ये जो पार्ट है इसेनोफिल्स, ये वहाँ पे आके एक्टिवली अपना रोल प्ले करता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पॉइंट को आप बिल्कुल याद रख लेंगे, कॉपी में लिखते हुए चलेंगे ताकि आपको क्वेश्चन करने में गलतियाँ ना हों। इसेनोफिल्स बाइलोब्ड होता है, 2 to 3% होता है और ये एलर्जिक रिएक्शन के टाइम प्रोड्यूस होता रहता है। नेक्स्ट है ग्रेनुलोसाइट का बेसोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट 3 पार्ट्स में होते हैं। दोबारा मैं दोहरा दे रहा हूँ, इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इसेनोफिल्स आपके बाइलोब्ड होते हैं, 2 to 3% होते हैं और एलर्जिक रिएक्शन के टाइम ये प्रोड्यूस होते रहते हैं। नेक्स्ट है क्या? बेसोफिल्स। बेसोफिल 2 to 3 लोब्ड होते हैं, 0.5 से लेके 1% ये डब्ल्यूबीसी में देखने को मिलते हैं। इनका जो संख्या होता है, इनके जो नंबर्स होते हैं ये काफ़ी कम होते हैं। सबसे कम आपके बेसोफिल्स ही होते हैं। और ये बेसोफिल्स क्या सिक्रीट करते हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन। हिस्टामिन और सेरोटोनिन ये जब इन्फ्लेमेशन होता है, जब सूजन वूजन होता है, तो जैसे अभी हम लोग को कहीं चोट लग जाती है, दीवार से हम टकरा जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं तुरंत सूजन हो जाता है। तो ये सूजन किसके वजह से होता है? यही हिस्टामिन और सेरोटोनिन का सिक्रीशन हो जाता है, वहाँ पे बेसोफिल्स एक्टिव हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपका हिस्टामिन और सेरोटोनिन इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं, सूजन कॉज करते हैं। ठीक है, क्या ये कॉज करते हैं? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन। ठीक है, और हेपारिन भी रहता है बेसोफिल्स में। बेसोफिल हेपारिन भी सिक्रीट करता है, बट हेपारिन का रोल इन्फ्लेमेशन में नहीं होता है। हेपारिन का रोल होता है ब्लड क्लॉट करने में। ठीक है, हेपारिन का क्या रोल होता है? ब्लड क्लॉट करने में रोल होता है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो 2 to 7 लोब्ड होता है और न्यूट्रोफिल्स
WBC में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। और न्यूट्रोफिल्स कितने अमाउंट में पाए जाते हैं, 60 to 65% में पाए जा रहे हैं। क्लियर। और इससे ज़्यादा कोई भी कंटेंट नहीं पाया जाता है WBC में, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स ही पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द आउट ऑफ इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट विच वन इज द हाईएस्ट इन नंबर इन WBC। तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है। नीट का क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, 60 से 65% आपका क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में ये रोल प्ले करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अभी तक हम लोगों ने जिक्र किया था ग्रेनुलोसाइट का। अब एक ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, एक ग्रेन्यूल मीन्स ए मीन्स अब्सेंट, ग्रेन्यूल अब्सेंट होता है। ठीक है, एक ग्रेनुलोसाइट लैक करता है ग्रेन्यूल्स को। और ये जनरली दो तरीके के होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट साइज में थोड़े से स्मॉलर होते हैं और 20 to 25% नंबर में पाए जाते हैं। और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, वही ग्लोबुलिन जो कि प्लाज्मा में भी देखने को आपको मिला था। ये ग्लोबुलिन क्या करते हैं, माइक्रोब्स और जो भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में उनको डिस्ट्रॉय करने में, उनको किल करने में हेल्प करते हैं। कौन, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक तरीके से सैनिक की तरह काम करता है। इनमें जो ग्रेन्यूल्स जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं वो जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आ रहा है, कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आ रहा है जो कि डिजीज़ कॉज करने वाला होता है, उसको तुरंत ये लोग एक्टिव होके उनसे लड़ने लगते हैं और उन्हें मार गिरा देते हैं। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ मारते हैं, ख़त्म नहीं कर देते उसको। जहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई बाहर से आया है जो कि आपको परेशान करता है, आप उसको मार दिए, बट मार देने के बाद से उसकी बॉडी वहीं पड़ी रह जाती है ना, तो वो बॉडी वहीं पड़ी रह जाती मरी हुई। उसको कौन वहाँ से हटाता है, इसको अभी हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ये सिर्फ जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सिर्फ मारने का काम करते हैं, उनको किल करने का काम करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये दो मेजर टाइप्स में बढ़ जाते हैं लिम्फोसाइट। एक बी लिम्फोसाइट होता है और एक टी लिम्फोसाइट होता है। और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का रोल क्या होता है, इम्यून रिस्पांस में मेजर रोल प्ले करते हैं, इम्यूनिटी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। इसको हम लोग इम्यूनिटी वाले चैप्टर में सीखेंगे डिटेल में। यहाँ पे बस ये याद रखने की ज़रूरत है कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का क्या रोल होता है, तो ये इम्यून रिस्पांस में अपना रोल प्ले करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं एक ग्रेनुलोसाइट के दूसरे पोर्शन पे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट का जो साइज होता है वो बहुत ही बड़ा रहता है। आउट ऑफ ऑल द WBC कंटेंट, WBC में जितने भी कंटेंट पाए जाते हैं, चाहे वो ग्रेनुलोसाइट हो चाहे एक ग्रेनुलोसाइट हो, सबसे बड़ा साइज में आपका मोनोसाइट होता है जो सबसे बड़ा होता है। और ये 6 से 8% प्रेजेंट रहता है WBC में। इसका शेप एमोबॉयड होता है। एमोबॉयड शेप बोलने का ये मतलब होता है कि शेप फिक्स नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है, इरेगुलर शेप। ठीक है, इरेगुलर शेप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अमीबॉयड शेप बोलते हैं। अमीबॉयड अमीबा से लिया गया है। अमीबा का भी शेप कैसा होता है, इरेगुलर होता है। और इसमें कुछ अमीबा की तरह भी फीचर होते हैं, जैसे अभी बताया था ना, लिम्फोसाइट फॉरेन ऑर्गेनिज्म को मार देता है, तो जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म मर गया वो उसका डेड बॉडी वहीं पड़ा रहता है, और ये जो मोनोसाइट होता है उसको इनगल्फ कर लेता है। जैसे अमीबा क्या था, अमीबा क्या होता है, जैसे अमीबा यहाँ पे है, इसको यहाँ पे फूड पार्टिकल मिलता है तो तुरंत ये अपना सूडोपोडिया की मदद से इसको कैप्चर कर लेता है और अंदर ले लेता है ना। ठीक वैसे ही मोनोसाइट भी जो रहता है ना, जैसे लिम्फोसाइट किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डेड कर देता है, मार देता है, किल कर देता है, ये तुरंत उसके पास जाता है और फैगोसाइटिक वे से एक सूडोपोडियल स्ट्रक्चर बना के उसको इनगल्फ कर लेता है और उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो इसका एमोबॉयड शेप होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है उसका शेप किडनी शेप्ड होता है। ठीक है, याद रखिएगा, किडनी शेप्ड पूछ दे कि किडनी शेप्ड न्यूक्लियस किस सेल में देखे जाते हैं, तो WBC सेल्स में देखे जाते हैं। WBC में भी वो मोनोसाइट में देखे जाता है। मोनोसाइट किसका पार्ट होता है, एक ग्रेनुलोसाइट का। क्लियर, बिल्कुल याद रखे रहिएगा, एक एक पॉइंट एक एक मिनट स्किप नहीं करिएगा, अदरवाइज ये सारे पॉइंट मिस कर देंगे, फिर से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है। अभी मैंने बताया था फैगोसाइटिक होते हैं नेचर में, जो कि सेलुलर डेब्रिज और बैक्टीरिया को खा लेते हैं। सेलुलर डेब्रिज मीन्स जैसे कि
कोई भी सेल है वो एक टाइम बाद अगर डैमेज हो जाता है तो उस डैमेज सेल को भी वहाँ से ख़त्म करने के लिए मोनोसाइट ही रोल प्ले करता है, और उसी डैमेज सेल को ही क्या बोलते हैं, सेलुलर डेब्रिज। डेब्रिज मीन्स होता है बेकार की चीज़ें, ठीक है, जो खराब हो गई हैं उनको डेब्रिज बोलते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये जो मोनोसाइट होते हैं वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं और मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जैसे ही ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे इनगल्फमेंट, जो फॉरेन पार्टिकल का इनगल्फमेंट होता है वो और इजी हो जाता है और उसको अपने अंदर लेकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट ये जो मोनोसाइट का मैक्रोफेज में जो कन्वर्जन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायापेडेसिस, ठीक है, इसको आप लोग मार्क किए रहिएगा। डायापेडेसिस इज अ प्रोसेस इन विच मोनोसाइट इज कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेजेस। क्लियर। यहाँ पे हम लोग WBC देख लिए हैं, WBC क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं प्लेटलेट्स की तरफ। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स आपका कॉर्पसेल्स का लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसको हम लोग थ्रम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है ये? थ्रम्बोसाइट। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा मुझे बोर्ड क्लीन करने दीजिए। पूछा जाता है कई बार क्या परसेंटेज होता है ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट का, उनके असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा जो क्या कहता है वाइट ब्लड सेल्स में जो सबसे ज़्यादा नंबर में पाया जाता है वो क्या है? न्यूट्रोफिल्स है। देखिए 60 to 65%, ठीक है। तो 60 to 65% किसका है? न्यूट्रोफिल्स का। न्यूट्रोफिल्स। फिर से आपका आ जाता है लिम्फोसाइट, 20 से 25% में है। फिर से क्या आ जाता है? लिम्फोसाइट। एक चीज और कंफ्यूज होते हैं बच्चे, लिम्फोसाइट एक ग्रेनुलोसाइट का पार्ट होता है और ल्यूकोसाइट WBC को बोलते हैं। ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, अदरवाइज इधर का उधर हो जाएगा। नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा होते हैं, बहुत अंतर है। ल्यूकोसाइट WBC को कहते हैं और WBC के अंदर जो ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट होता है, उस एक ग्रेनुलोसाइट का पार्ट होता है लिम्फोसाइट। क्लियर। लिम्फोसाइट हो गया। और नेक्स्ट सबसे कम, उसके बाद किसका नंबर कम है? तो उसके बाद आपका मोनोसाइट आता है। देखिए 6 से 8% होता है मोनोसाइट, 6 to 8%। लिम्फोसाइट 20 to 25%। इसके बाद किसका है? इसके बाद सबसे कम परसेंटेज किसका है? इसेनोफिल्स का। इसेनोफिल्स। और सबसे कम नंबर में पाया जाता है क्या? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स, ठीक है। तो इस ऑर्डर को याद रखे रहिएगा, क्वेश्चन चांस बनते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। सबसे ज़्यादा नंबर में न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है, सबसे कम नंबर में बेसोफिल्स पाया जाता है। इसिनोफिल्स क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन के टाइम में प्रोड्यूस होता है। बेसोफिल्स कब प्रोड्यूस होता है? जब इन्फ्लेमेशन होता है तब प्रोड्यूस होता है। मोनोसाइट का काम क्या होता है? मोनोसाइट का काम सेल डेब्रिज को रिमूव करने में होता है। लिम्फोसाइट क्या करता है? इम्यून रिस्पॉन्स में रोल प्ले करता है। न्यूट्रोफिल्स का क्या काम होता है? फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने में रोल प्ले करता है, ठीक है। लास्ट अगर हम लोग देखें प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को और हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रम्बोसाइट बोलते हैं। ये भी RBC की तरीके से नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्लियर। और इनके नंबर कितने होते हैं? 1.5 to 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर माइक्रो लीटर ब्लड, ठीक है। माइक्रो लीटर ब्लड को हम लोग क्या कह सकते हैं? मिलीमीटर क्यूब कह सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, या ये यूनिट है या ये यूनिट है, नंबर आपको यही याद रखने हैं। क्लियर। इसका लाइफ स्पैन क्या होता है? इसका लाइफ स्पैन 7 to 10 डेज होता है। नेक्स्ट, जो प्लेटलेट्स होते हैं ये थ्रम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है। क्लियर। थ्रम्बोसाइट थ्रम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है। याद रखिए, प्लेटलेट्स का अगर नंबर कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइटोपेनिया। थ्रम्बोसाइटोपेनिया, जब प्लेटलेट्स का नंबर डाउन होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रम्बोसाइटोपेनिया, जो कि
ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर कॉज करता है। अगर प्लेटलेट्स का ही नंबर कम हो जाए तो ब्लड क्लॉट होने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जब भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का कंडीशन होता है तो ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर कॉज करते हैं, क्लॉटिंग होने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आज के क्लास में हम लोगों ने जाना है क्या होता है आरबीसी, क्या होता है डब्ल्यूबीसी, क्या होता है प्लेटलेट्स, क्या होता है प्लाज्मा और ब्लड क्या होता है, ब्लड का फंक्शन क्या होता है। तो आई होप कि आप इस वीडियो से वो सारी चीज़ें सीखे होंगे जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाता है, अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको देखने को मिलेगा सारे के सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपको मिल जाएंगे जो मैं पढ़ाया हूँ। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे ब्लड क्लॉट करता है और किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है हमारे बॉडी में। ये सारी चीज़ें हम लोग अपकमिंग वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा ज़रूर। बाय।